नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर सामाजिक विद्वेष की काम किया, पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को नीचा किया। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी का श्रेय है। अरे भैया, वो लोग तो इतने साल थे, तभी क्यों नहीं दिया उन्होंने? लोग तो कितने सालों से मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना करो, जनगणना करो, जनगणना करो। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। ये वक्त मुकाबला का है, लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त की खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार पहलगाम हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। सुनिए अमित शाह जी ने क्या कहा। हमने पहलगांव में जो आतंकी भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंकी भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आपने सुना, लेकिन अब बात करते हैं मुकाबला की। आज हम चर्चा करेंगे सवाल पर कि आखिर जाति जनगणना पर श्रेय लेने की होड़ क्यों मच गई है। सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, सरकार आपकी, सिस्टम हमारा। पूरी कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत बता रही है, उधर तेजस्वी इसे लालू की जीत बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इसे अखिलेश की जीत बता रही है। जदयू कह रही है कि नीतीश ने दिखाया और मोदी ने पूरा कर दिखाया। हम मुकाबला में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि मोदी सरकार के एक फैसले ने इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को क्रेडिट चौराहे पर खड़ा कर दिया है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस से हैं अतुल पाटिल, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, आरजेडी से सुबोध कुमार यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, जदयू से राजीव रंजन, एलजेपी रामविलास से धीरेन्द्र मुन्ना होंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पटना के कांग्रेस दफ्तर में जश्न है, आतिशबाजी भी हो रही है।
पटना में पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर दिल्ली में भी है। उधर तेलंगाना में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को दूध से नहलाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो सुनिए, ये जाति जनगणना का श्रेय लेने की होड़ है। पूरी पार्टी यही कह रही है कि मोदी सरकार का फैसला राहुल गांधी की जीत है। देश भर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उस दिन आप लोग गवाह है। सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग के अलावा बाकी के सब लोग आके जंतर मंतर में हमें मदद दिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया, सब लोग हमारे मदद किए, हम हमारे लोगों को तारीफ किए। इसीलिए आज मजबूरी से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा पारदर्शी तरीके से समाज के सभी वर्गों के आर्थिक सामाजिक हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए और देश हित में ये जातिगत जनगणना के साथ होगी। और आवश्यकता आज इसलिए है कि कई तरह के भ्रम फैल रहे हैं, भ्रामक आंकड़े, योजनाएं बनाने के लिए जन कल्याण की, उनकी सफलता के लिए जरूरी है आपके पास शुद्ध और सटीक आंकड़े हो। इसलिए साइंटिफिक तरीके से जातिगत जनगणना की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार के फैसले ने कांग्रेस के एजेंडे की हवा निकाल दी है। अब कांग्रेस पूरी ताकत से श्रेय लेने में जुटी हुई है। तभी ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर सामाजिक विद्वेष की काम किया, पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को नीचा किया। ये भूलना नहीं चाहिए। जो लोग आज कहते हैं, बड़े बड़े बात कहते हैं, खोखली बात कहते हैं, स्वर्गीय आंध्र प्रदेश में स्वर्गीय अंजिया जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? दलित समाज से आते थे, एसटी से आते थे, किसी ने उनको गाली गुलज किया था एयरपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी बुनियादी तरीके से एक एंटी वंचित वर्ग की पार्टी रहा। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि उद्धव गुट भी राहुल गांधी के सिर कामयाबी का सेहरा बांध रहा है। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। अरे भैया, वो लोग तो इतने साल थे, तभी क्यों नहीं दिया उन्होंने? लोग तो कितने सालों से मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना करो, जनगणना करो, जनगणना करो। तो करते हैं, देखते हैं, भक्तो है, करतो है, ऐसे किया ना उन्होंने। वोट बैंक की राजनीति की, इसलिए सिर्फ घोषणा की, लेकिन किया नहीं है। करके दिखाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, और मोदी जी इसका श्रेय कभी नहीं लेंगे। ये पूरे 140 करोड़ जनता को ही मोदी जी इसका श्रेय देंगे। कांग्रेस के बाद आरजेडी को भी देखिए, मिठाई बांट दी गई है और पटना में क्रेडिट लेने वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। इसमें जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो, और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के फैसले को पीडीए की जीत बता रही है। जाति जनगणना का श्रेय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को दिया जा रहा है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कि हमने बड़ा काम कर दिया, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले जातीय जनगणना की बात अगर मजबूती के साथ और दिल दिमाग के साथ किसी ने उठाया है तो हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है जो है समाजवादी पार्टी, और उसके नेता माननीय दुनिया में जो नहीं है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी ढोंग करती थी, आज जिसको करना होता है वो करके दिखाता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है। जश्न मनाया जा रहा है और पटना में भी पोस्टर लगाए गए हैं। 22 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार का शिष्टमंडल मिला, उस समय भी एनडीए का शासन था। इनके समय में ये काम पूरा हुआ, ये चुप रहे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये क्रेडिट लेने लगेंगे। ये तो नीतीश कुमार जी की दृष्टि थी और प्रधानमंत्री जी ने बिहार के इस मॉडल को अपनाया, इसीलिए ये अगर श्रेय की बात होगी तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही इसका क्रेडिट जाएगा। फिर तुम जाति गणना कराने के लिए संघर्ष किया, सड़क से लेकर सदन तक, प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। बिहार में हम लोगों ने कराया, तेजस्वी जी का प्रस्ताव के अनुरूप बिहार में हुआ, 17 महीने की सरकार में हुआ। ये मादा कहाँ था? जब मादा वाला आदमी सामने था तो जो रेंगना जानता है ना, वो रेंग करके चल रहा था इशारों पर। वरना जरा हिम्मत है तो कहिए तो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है बिहार के अंदर में जाति गणना के बाद नॉमिनल सूची में डालने के लिए क्यों चुप्पी बैठा हुआ? वैसे श्रेय लेने की कोशिश चिराग पासवान की ओर से भी की जा रही है। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहाँ है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। मैं विनम्रता से, जिसको श्रेय लेना भैया आप लेना, जनता ये जानती है कि अगर सही में ये फैसला लिया तो किसने लिया। मैं, मेरा गठबंधन या मेरे गठबंधन का कोई भी दल कतई ऐसी किसी होड़ में नहीं है कि हम लोगों को इसका श्रेय लेना। हम लोगों ने ये फैसला लिया, अभी बहुत काम और बाकी हैं जो करने हैं। क्रेडिट की कुश्ती चालू है, साथ ही अब विपक्ष दूसरे एजेंडे की ओर भी बढ़ गया है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। मुकाबला में आज का सवाल है, जाति जनगणना पर विपक्ष में श्रेय लेने की होड़ क्यों मच गई है? क्या मोदी सरकार ने वाकई विपक्ष के दबाव में ये फैसला लिया है? जाति जनगणना किसका गेम बिगाड़ेगी और किसका बनाएगी? क्या आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग अब विपक्ष का नया एजेंडा होगा? मैं सबसे पहले ये सवाल सबसे ये पूछ रही हूं, आप लोग सबके पास 30-30 सेकंड का वक्त है। गुरु प्रकाश पासवान, आपसे शुरू करते हैं। इसका श्रेय किसको? इसका श्रेय भारत की जनता को। भारत की जनता ने इतनी प्रगतिशील सरकार को बनाया। इसका श्रेय भारत की 140 करोड़ लोगों को। हमें इस बात की जानकारी है मरिया, जिन लोगों ने लगातार आरक्षण का विरोध किया। राहुल जी के परनाना 1961 में मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं और ये उनके शब्द हैं, आई अपोज रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध करता हूं। राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आप देश में सिविल वॉर करा देंगे। इसका श्रेय 140 करोड़ भारतवासियों को। उन्होंने आखिरकार एक श्रेय भारतवासियों को। अतुल पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, इसका श्रेय जो है सबसे पहले तो भारतीय जनता को जाता है, क्योंकि उनका प्रेशर जो है वो बिल्टअप हुआ है। लेकिन ताकत से
सदन के पटल पर अगर किसी ने कहा होगा कि हम इतना दबाव पैदा करेंगे, हम इतना दबाव पैदा करेंगे कि इसी सदन में देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को ये बात माननी पड़ेगी और आरक्षण देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या कहा है? नक्सलाइट का क्या अर्बन नक्सल हो गए नरेंद्र मोदी जी? ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज अर्बन नक्सल है क्या? इन्होंने कहा था राहुल गांधी जी को कि अर्बन नक्सल है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था? जिसको खुद की जात का पता नहीं वो जातिगत संरक्षण मांग रहा है। चलिए आगे मोदी जी की जात का पता है क्या मोदी जी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया नहीं, आगे क्यों बढ़ते हैं? सही बात बता रहा हूं मैं जी, मैं आ रही हूं आपके पास। इसका पूरा का 30 सेकंड आपके पास है वक्त। हाँ, देखिए, इसका पूरा का पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी और पीडीए का नारा लेके चलने वाले माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जाता है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार जाति जनगणना की आवाज को उठाते रहे। इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से श्रेय जाता है। बीजेपी वाले तो क्या कहते थे, सुधांशु त्रिवेदी का आपको याद हो, कह रहे थे कास्ट कहां पे है मुझे बता दो। कोई कहते जो करेगी जाति की बात उसको पड़ेगी लात। ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी कह रहे थे। और कंगना रनावत कह रही थी कि जो भाई जात की तो बात होनी नहीं चाहिए, बटोगे तो कटोगे। ये तो हमारा नारा है कि जात पात तो कुछ होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो और जात के खिलाफ थी, लगातार बयानबाजी कर रही थी। ये तो इंडिया गठबंधन लड़ रहा था लगातार कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की जीत है, इसको मानना चाहिए। चलिए श्रेय किसको? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदियों की गैर बराबरी को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला किया। और निस्संदेह बिहार का जो मॉडल है जातीय सर्वे का, जो नीतीश कुमार जी ने एक असंभव कार्य कर दिखाया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बिहार पहला राज्य था जहां जातीय सर्वे हुआ, और इस सर्वे के जो निष्कर्ष थे उसके आधार पर पूरे देश ने आज इसको अपना लिया है। जी, तो नीतीश कुमार को श्रेय आपने दिया, आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, आप किसको देंगे? देखिए, जो अभी कैबिनेट ने जो अप्रूव किया कास्ट सेंसस, मैं श्रेय देना चाहता हूँ भारत के संविधान के निर्माताओं का, जिनका मूल्य जो है अशोक चक्र में आइडिया ऑफ इंडिया में था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इस मूल्य को लेके तीव्रता से समाजवादी साथियों ने लगातार इसका प्रयत्न किया और तीव्र गति से जो है प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिक की तरह हम लोग गए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी हों, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हों, मुलायम सिंह यादव हों, शरद यादव हों, और आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने कम समय में बिहार में जाति गणना करवाया और बिहार विधानसभा को मजबूर करके 2-2 बार यहाँ पर पास हुआ, और विधानमंडल जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री से मिला, और जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ गणना कराया और आरक्षण का जो सीमा है उसको भी बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कोर्ट में जाके तुषार मेहता को आगे करके अटॉर्नी जनरल को उसको रुकवाने का काम किया। ये श्रेय बिहार की जनता को और भारत की महान जो है और मासूम जनता को जाता है, और समाजवादी कुनबे को जाता है, लालू जी और तेजस्वी जी को जाता है। एलजेपी, ये पूरा का पूरा श्रेय देश के 140 करोड़ लोगों को, नीतीश कुमार जी को आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी सहित उनके कैबिनेट में गठबंधन एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेतागणों को ये जाता है क्रेडिट। और आज ये क्रेडिट लेने का विपक्ष होड़ कर रहा है। और अभी सुन रहा था, राजद के लोग बोल रहे थे कि मादा नहीं है, ना आपके पास मुद्दा है और ना मादा है। दोनों चीजें अगर है तो एनडीए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके चलते एक एक करके ये पूरा हो रहा है। और किसी जमाने में तो ये लोग सब किंग मेकर हुआ करते थे या खुद किंग होते थे। जब किंग रहे तब भी इन्होंने नहीं किया, जब किंग मेकर रहे तो भी पूरे देश को और बिहार के गरीबों को बेघर बना करके रखा है। इसलिए देश के लोग जान इसका रहे हैं सवाल, कि ये सवाल मैं आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों से पूछूंगी। ये भी पूछूंगी कि जब यूपीए में आपका स्टेक था तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कराया। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान, 2021 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नित्यानंद राय जो बिहार से हैं, एमओएस होम, उन्होंने इन्फॉर्म किया था और साफ तौर पे ये कहा था कि बाय पॉलिसी आप लोगों ने तय किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि एससी एसटीज का एन्यूमरेशन होगा, अदर ओबीसीज कास्ट या कास्ट इन जनरल नहीं होगा। तो क्या बदल गया? नहीं, देखिए मरिया, ऐसा है कि 2010 में पी चिदम्बरम का मैं बयान आपको सुना सकता हूँ। उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि किसी प्रकार का एन्यूमरेशन संभव ही नहीं है। देखिए, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं।
और आपको ध्यान होगा अक्टूबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पे जब गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राष्ट्र को संबोधित किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया था, इसका स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी और हम इस पे काम कर रहे थे कि जितने भी लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, उसको पूरा करना है। देखिए मरिया, मंशा क्या होती है? पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है। किसने बिठाया था? जो कह रहे कि हमने मौका दिया, जो कह रहे कि हमारी मंशा अच्छी थी, उन्होंने तो विरोध किया कि आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति ना बने, आपने इसका विरोध किया। आप देखिए आज तक ऐतिहासिक रूप से SC ST OBC का सम्मान, उनको केंद्रीय मंत्री परिषद में स्थान किसने दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 का चुनाव हो मरिया, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, 24 को चुनाव के बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हो, किसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? CSDS का सर्वे कहता है कि हमें बड़ी संख्या में SC ST OBC का जनादेश और जनाशीर्वाद मिल रहा है। हमने काम किया है मरिया, पहली बार जो काम ना नेहरू कर पाए, ना इंदिरा गांधी कर पाई, ना राजीव गांधी कर पाए, ना मनमोहन सिंह कमिटमेंट के बाद कर पाए, वो एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले एक सामान्य परिवार में जन्म लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों लिखा था और उन्होंने इसको पूरा किया है। नहीं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे तो योगी जी ने बोला था। नहीं, देखो मरिया, उसका संदर्भ अलग था। आज हिंदू एकता और सामाजिक न्याय ये कोएग्जिस्ट कर सकता है, इनका सह अस्तित्व हमने सिद्ध करके दिखाया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी आते हैं तो हिंदू एकता की बात होती है। आज लगातार पूरे संवेदनशीलता के साथ सामाजिक न्याय को राजनीतिक विमर्श में किसी ने स्थापित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति तो केंद्र में कानून मंत्री बनता है तो अब लेकिन बनता बात है। ये है, आप जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन अगर राहुल गांधी लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे और जब बोल रहे थे तब उन पर अटैक किया गया है, आपके वरिष्ठ नेताओं ने उन पर अटैक किया है, तो उनको श्रेय तो देना पड़ेगा ना आज। नहीं, देखिए मरिया, ऐसा है कि राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे ये तो अभी विदेश में जाकर फिर उन्होंने बोला था, आपने शो भी किया था दैट वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन। ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी के शब्द हैं। तो राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं, दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, इस सुबह मैं रात को उठ गया था, वो कब क्या बोलते हैं उस पर हम लोग ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये 2011 की जातिगत जनगणना है और इसमें क्या लिखा है स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, इसका डेटा जो है योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो जाति का डेटा आया वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं, ये सबूत के साथ दिखा रहा हूं मैं आपको। और इन्होंने कहा कि दलित समाज के, आदिवासी समाज के, तो दलित समाज के, आदिवासी समाज के, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के बड़े बड़े पदों पर, राष्ट्रपति पदों पर, उपराष्ट्रपति पदों पर, लोकसभा अध्यक्ष पदों पर महिला मीरा कुमारी जी है, ऐसे कई उदाहरण जो है वो कांग्रेस ने दिए हैं। ये इनको बताने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने एक हाथ जो किया है वो केवल दिखाने के लिए किया है। नहीं तो सतपाल मलिक जो है वो खुद राज्यपाल थे, उन्होंने तो सारी सच्चाई पुलवामा के सामने रख दी थी। उन्होंने जब अपॉइंटमेंट ली थी आदरणीय राष्ट्रपति जी की, महामहिम राष्ट्रपति जी की, उनको अपॉइंटमेंट मिली थी, लेकिन पीएमओ से उनको फोन गया और उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। तो ये सम्मान कितना करते हैं और सही में पदासीन कितना करते हैं, इसका तो सत्यपाल मलिक जी इनके ही गवर्नर थे, उन्होंने बताया। अब यह है कैबिनेट अप्रूव्स कंडक्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2021 एंड अपडेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये जो है ये मीटिंग हुई थी 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने उसके लिए प्रावधान किया था, बोला था कि हम इतना प्रावधान करेंगे 3,941 करोड़ की। अब ये हाउसिंग एंड हाउसिंग सेंसस जो है सितंबर 2020 और 28 फरवरी 2021 तक, यानी 10 महीने में ये होना था। इसके नीचे पूरा आंकड़ा दिया है, इसमें कहीं भी कास्ट सेंसस का उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी। और अभी 2025 का जो बजट आया है, 2025 के बजट में केवल और केवल 575 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर 2019 में 3,800 करोड़ से ज्यादा की राशि लगती है तो आज कम से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लगेगी। अब मैं एक वीडियो जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो मैं सुनाता हूं, जिन्होंने कहा था कास्ट सेंसस मांगने वाले लोगों को, खासकर राहुल गांधी जी को उन्होंने अर्बन नक्सलाइट कहा था, कास्ट सेंसस मांगने वालों को अर्बन नक्सलाइट कहा था। और अनुराग गोली मारो ठाकुर, इनके तो जबान को कोई ताला लगा ही नहीं सकता, जितना गिर सकते हैं उतना गिरे हैं वो। अब ये सुनिए। नहीं, वो अतुल भाई वो देख रहे हैं वो वीडियो, अभी वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है अतुल भाई, पता है हमें, उसका जवाब दे दीजिए। हो रहा है ना जी, पता है ना, वो पता है वो वीडियो वो नहीं अभी कुछ बातें और है इसमें, अभी कुछ बातें और है।
अभी इन्होंने डिक्लेयर किया, इसका खाका सामने आया नहीं है। आवंटन के बारे में सच्चाई जो है वो सामने आई है, तो यह स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि राहुल जी के इंडिया अलायंस के और देश के जनता के दबाव में आके इन्होंने ये किया, ये तो स्पष्ट हो चुका है। अभी मुझे आप बताइए कि 50% की मियाद अगर जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक कैसे होगा? पावर स्ट्रक्चर में SC ST OBC को क्या स्थान है, इसकी बात होनी चाहिए। और 15/5 जो संविधान संशोधन 2006 में 93 बार संविधान संशोधन 2006 में हमने लाया था, वो संविधान संशोधन ये कहता है कि निजी संस्थानों में, आज पता है आपको सरकारी स्कूलें बंद हो गई, आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनको जो है निजी संस्थानों में भी आरक्षण SC ST OBC को दिया गया था। ये इन्होंने, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए थे, यही लोग भेजते हैं, यही लोग देते हैं। हमारे यहाँ मराठा आरक्षण का महाराष्ट्र में जो सत्यानाश इन लोगों ने किया है, ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी की है। गुरु, सवाल ये है, सवाल ये है कि टाइमलाइन आपने बताया नहीं इसका अनाउंसमेंट के बाद, और बड़ा चैलेंज ये होगा कि जाति जनगणना के बाद जो 50% कैप है उसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में भी आप कुछ इंडिकेट करेंगे? जो सवाल पूछा जा रहा है वो तो वैलिड है। नहीं, निश्चित रूप से मैं अभी ध्यानपूर्वक इनके सभी आरोपों को सुन रहा था और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही मेरे की पावर स्ट्रक्चर में कहाँ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल जी जगह जगह घूमते हैं, कहाँ है SC ST OBC, कहाँ है SC ST OBC, ड्रामा करते हैं। आपको इतने प्रांतों में आपकी सरकारें हैं, कितने मुख्यमंत्री बनाए आपने? आप हमसे पूछिए। गुरु प्रकाश अपने शब्दों का चयन ठीक से कीजिए, आप अच्छे प्रवक्ता हो, नहीं तो मैं भी शब्दों का चयन ऐसा करूंगा कि आप फिर नहीं अतुल भाई, नहीं आप शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। मेरे मुकाबला में कुछ भी कोई भी इस तरह का शब्द नहीं इस्तेमाल होगा गुरु। और नहीं अतुल भाई आप भी चलिए शांत हो जाइए। नहीं मेरे डिबेट में मत करिए, चलिए नीति चिंता आप करिए साहब। मैं बताना चाहता हूँ SC ST OBC मैं बोल लूं क्या? हाँ बोल लीजिए। आप कहते कहाँ है SC ST OBC, कहाँ है SC ST OBC? मौका मिला, कहाँ बनाया आपने? उड़ीसा में हमको मौका मिला, आदिवासी मुख्यमंत्री है आज। हमें मौका मिला छत्तीसगढ़ में, आदिवासी मुख्यमंत्री है आज। हमें मौका मिला मध्य प्रदेश में, उप मुख्यमंत्री दलित है आज। हमें मौका मिला राजस्थान में, उप मुख्यमंत्री दलित है। अपने यहाँ के दलितों को बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, उनको कहना पड़ा कि इस देश का दलित कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। हरियाणा में कुमारी शैलजा को अपमानित किया और हरियाणा की जनता ने आपको बाहर का दरवाजा दिखाया। अपने यहाँ खड़गे जी को रोज अपमानित करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को आपने अपमानित किया और कहते हैं पावर स्ट्रक्चर में स्थान दिलाएंगे। आप इस बात को पचा नहीं सकते हैं। कांग्रेस के नव सामंती लोग जो नियो फ्यूडलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनाया। इनके ही लोगों ने कहा था ना, यहाँ पे आइए चाय बेचिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा था ना कि चाय बेचने की आपकी औकात है। आपने कहा था ना कि नीच जाति से आते हैं। कांग्रेस पार्टी का नव सामंतवाद मरिया ये है। दिस इज द रियल नियो फ्यूडल फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी, जहां कमलनाथ दलित एमएलए को कहते हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया। जवाब देना है, जवाब देना है। उन्होंने बहुत बातें की है, मुझे आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड दीजिए। हाँ देखिए, ये गुरु प्रकाश पासवान बैठे हैं यहाँ पर, ये आते हैं न सावंतवादी घर से। इनके पिताजी मंत्री थे और ये पर्सनल अटैक नहीं बन गए। मैं आता हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे और बहुत मैं साधारण घर से आया हूँ। एक टीचर, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, यूपीएससी पास हुआ हूँ और राजीव रंजन जी को अब स्क्रीन पे लाइए। प्रवक्ता हूँ। अनुराग भदौरिया, सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि क्रेडिट अखिलेश को देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कांग्रेस को कुछ भी क्रेडिट नहीं देंगे? आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की, बार बार बोलते रहे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, यूपीए में बहुत बड़ा उनका दबदबा था, तो उस वक्त कास्ट सेंसस क्यों नहीं हो पाया? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमने इंडिया गठबंधन और पीडीए को क्रेडिट दिया है, आपने शायद सुना नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, तो इनसे तो सवाल पूछना बनता है ना कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन जी के घर पे तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे? क्या कार्रवाई सरकार ने की? उनके काफिले पे जानलेवा हमला हुआ, क्या कार्रवाई सरकार ने की? उनको मारने की धमकी दी जाती है, क्या कार्रवाई सरकार ने की? एक दलित समुदाय से आने वाले सांसद सुरक्षित नहीं है,
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन पे जानलेवा हमला होता है, उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। तो सोचिए आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, आम दलित उनके साथ क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। वो तो आपने देखा ही हाथरस में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, ये कुछ छुपी हुई बातें नहीं है। कैसे दलितों के साथ ये अपमानजनक करते हैं, उनके तो मूछें नोच ली जाती हैं, बेचारों को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है। सरकार तो इन्हीं की जिम्मेदारी तो यही लेंगी ना। अब ये जिम्मेदारी से भागते हैं। यही वो लोग जब हम कहते थे कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कितने लोग किस यहाँ पे हैं, किस जाति के हैं, किस स्थिति में हैं। जब आप उनकी स्थिति और जाति का उनके बारे में पता चलेगा तभी तो आप उनकी मदद कर पाएंगे ना, कि किसको कितनी जरूरत है, किसको कितना आगे बढ़ाना है, समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल करना है। आप उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप अगर मुख्य धारा में शामिल करते तो इतने दिनों से हम जाति जनगणना की जो बात कर रहे थे आपसे, सदन से लेके रोड तक जो आवाज उठाई जा रही थी और आपके कान में जू नहीं रह रहा था। आप तो अपने अपने हिसाब से कह रहे थे, कोई बटेगा तो कटेगा कह रहे थे, कोई की जाति में बढ़ जाएंगे तो सब कट जाएंगे, ऐसे नारे दे रहे थे। कोई कह रहा था कोई करेगा जाति की बात तो पड़ेगी उसको लात। यही तो आपके नेता कह रहे थे ना। और आज अच्छी बातें कैसे होने लग गई, ये तो आप वीडियो चला दीजिए सबके, क्योंकि बात ये है, चला दीजिए, पता चल जाएगा बात ये है कि सवाल है जब तक सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, जब तक समाज के अंदर में सभी को सम्मान नहीं मिलेगा, पिछड़े और दलित जब तक समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है राजीव रंजन जी, साथ आना पड़ेगा। क्या जदयू को सबको समान या फिर जो रीजनल पार्टीज हैं, और ये सब सोशलिस्ट मूवमेंट से आई हुई पार्टी है, आपकी भी पार्टी उसी मूवमेंट से आई है, आप लोगों को क्या भाजपा के साथ इसको पूरा एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है? ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? देखिए मारिया जी, सबसे पहले मैं जातीय सर्वे, चूंकि बिहार देश का पहला राज्य है जहां 1900, मेरा लगातार इको हो रहा है, उसको जरा ठीक जी मैं फिक्स करवा रही हूँ जी, बताइए। देखिए जी, जो इस राज्य को क्रेडिट जाता है कि सबसे पहले इस देश में 1931 के बाद अगर किसी राज्य में हुआ जातीय सर्वे तो वो बिहार था। और बिहार का अनुभव आपको ये बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा क्या अनुभव है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब एनडीए की सरकार थी तो 3 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्ताव का पारित होना, जातीय सर्वे कराए जाने का जो फैसला था, इसका हाउस के दोनों सेशंस में जो ये कराया गया, दोनों ही हाउसेज में जो कराया गया, वो बीजेपी के साथ हम लोगों ने कराया। जिस समय प्रधानमंत्री जी से शिष्टमंडल मिला, उस समय भी एनडीए की सरकार थी जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे थे। राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियों का बस इतना ही योगदान है कि इन्होंने विरोध नहीं किया। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जिस समय इस फैसले को लेकर हम लोगों ने 65%, अभी तक आपका इको ठीक नहीं हुआ जी, वो मैं फिक्स करवा रही हूँ, मैंने बोला है, प्रोड्यूसर को बोला है आरक्षण का दायरा जी, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जब हम लोगों ने फैसला लिया तो सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, उनकी रजामंदी थी। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो फैसला हम लोगों के पक्ष में नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में, उसी पर मैं आ रहा हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में फैसले की प्रतीक्षा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर ये सवाल आरजेडी उठाती है या कांग्रेस कि 9 शेड्यूल में ये क्यों नहीं शामिल कराया। बिल्कुल सही। 9 शेड्यूल में कोई भी कानून बनने के बाद या अधिनियम बनने के बाद ही 9 शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से इस पर कभी ओपिनियन ले लीजिए। तो इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि बिहार ने एक रास्ता तय किया, और पिछले वर्ष अमित शाह जी ने एक महत्वपूर्ण दैनिक को, प्रतिष्ठित दैनिक को इंटरव्यू में कहा था कि उनकी प्रतिबद्धता जातीय जनगणना को लेकर के है और समय पर इस पर बात करेंगे। और अभी एक महीने मैं आपका ऑडियो फिक्स करवाऊंगी, लेकिन उसके बीच मैं आपका ऑडियो जो आपका दिक्कत हो रहा है एको का, वो फिक्स करवाती हूँ। सुबोध कुमार जी पहले जवाब दे देंगे यहाँ से। देखिए, लगातार मुझे लगता है कि कुछ बिंदुओं पे जो है, एक बात केवल कह दे रहा हूँ। हाँ। अभी मैं केवल 30 सेकंड आपका ले रहा हूँ। हाँ। और अभी एक
महत्वपूर्ण चैनल को अमित शाह जी ने 1 महीने पहले, क्योंकि चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, अगर अनुमति देंगी तो मैं वो भी नाम ले लूंगा, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की जो तैयारियां हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जब सब कुछ तय हो जाएगा आपने बोल लिया, चलिए तो फिर इसकी घोषणा। राजीव जी, हाँ, मुझे लगता है आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार का अनुभव, इलेक्टिव बातें हो रही हैं, देखिए इलेक्टिव बातें हो रही हैं, चलिए कुछ जो यहाँ पे बोले जा रहे हैं उसमें फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1990 में जब बीपी सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसको लेकर आगे बढ़े और बीपी सिंह की सरकार ने भी बोला था कि 91 के सेंसस में हम लोग कराएंगे, सरकार चली गई। जब हमारा देवगौड़ा जी के साथ सरकार बनता है तो देवगौड़ा जी की सरकार ने भी ये कैबिनेट का अप्रूवल हुआ, मांग नीतीश कुमार जी ने रखी। अब सुन लीजिए ना, हम आपके बीच में हो गई थी राजीव बाबू, 1994 में संसद में भाई साहब अभी नीतीश कुमार जी का भाषण देख लीजिए, भाषण हमने सुना है, अब हमारा सुन लीजिए, अब हमारा सुन लीजिए राजीव जी, देवगौड़ा जी के समय, देवगौड़ा जी के समय हम लोगों ने बोला और देवगौड़ा जी ने माना, और 2001 में जो सरकार होती उसको जाति जनगणना करना पड़ता सेंसस के साथ, लेकिन आप सरकार में थे, आपके मुखिया नीतीश कुमार जी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, आपके 1 दर्जन मंत्री वाजपेयी सरकार में थे, इसके बावजूद भी आपने जो है जाति जनगणना नहीं करवाया। सेकेंड टाइम में जब हम लोग यूपीए 1 में आए 2009 में लालू प्रसाद यादव जी 2009 में लालू प्रसाद यादव जी ने ये कहा और कि 2011 के सेंसस में जाति जनगणना होगा और हम लोगों ने करवाया। 2011 में जाति जनगणना के साथ जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ और जिसका डाटा जो है जिसका डाटा 2014 अप्रैल में सबमिट किया गया, सरकार मोदी जी की आ गई, आपने डाटा नहीं निकाला और डाटा निकाला ही नहीं, जाके अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में बोला कि डाटा करप्ट हो गया है। भारत के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बोला कि डाटा करप्ट नहीं है, 99% डाटा करप्ट फ्री है, इसको पब्लिश किया जा सकता है। उसके बाद नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में आके 2021 में बोला कि हमें जाति जनगणना नहीं करवाना है। आप उसी सरकार में थे और उसके बाद जब हमारे साथ जब आप आए तो एक शर्त तेजस्वी जी का ये था कि आपको जाति गणना करना पड़ेगा। आपने 2 बार हम लोगों ने पास किया, माननीय प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद हमने कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो जाति गणना अपने पैसे से बिहार सरकार करेगी और बिहार सरकार ने किया, 65% आरक्षण बढ़ाया और आप पिछले रास्ते से आगे बढ़ेंगे, आपने उसको रुकवाया। ये बात है राजीव जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर हम भाजपा और कांग्रेस के पास देख रही है कि आप किस चौराहे पे खड़े हैं, आरक्षण विरोधियों के साथ आप खड़े हैं। देखिए नायरा जी, ये तो जिस तरह से ये लोग क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार जब थी तब क्या इनके सरकार में राहुल गांधी जी को लालू जी की बातें नहीं मानी जाती थी, समाजवादी पार्टी की बातें नहीं मानी जाती थी? और अगर आरोप हमारे ऊपर में लगाते हैं कि ये सरकार तानाशाही है, ये लोग लगातार 10 वर्षों से बोल रहे हैं, तो अगर इनकी ही क्रेडिट की बात आती है तो मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे नेताओं ने तो इनकी वाजिब बातें मानी। तो दोनों में से चले, या तो इनकी सरकार तानाशाही थी या तो मेरी सरकार तानाशाही थी। तो किस तरह का ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी तो हमारी सरकार ने दी, आपने दलितों को दिए, न मुसलमान अल्पसंख्यकों को आपने दिया, आपने MOI का नारा लेकर के कई बार सत्ता प्राप्त किया, लेकिन उसमें भी अगर जाति गिनती की बात आती है तो सिर्फ आप अपनी जाति, जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो चाहे बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों ने मुसलमानों को ठगा है। तो ये जाति का मतलब सिर्फ यादव अगर देखना है तो इस तरह की जाति गणना अगर ये लोग करना चाहते हैं, इससे देश बिल्कुल इन लोगों को विश्वास नहीं करता था। अनुराग भदौरिया जी, इसका जवाब दीजिए। आप लोग ये बार-बार आरोप तो जरूर अलाइज पे लगाते हैं कि तानाशाही है तो इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो समाजवादी पार्टी और RJD की बात क्यों नहीं सुनी गई यूपीए की सरकार में? देखिए, एक चीज मान के चलिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने देखिए जो भी बिल बनाया, किसान बिल बनाया, विपक्ष एक साथ आया, विपक्ष ने कहा ये बिल गलत है, आपको मेरे सजेशन लेना चाहिए क्योंकि किसानों की बात हम करते हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, आपने नहीं माना, आनन फानन में बिना किसी माने बिल पास कर दिया, बाद में आपको किसानों की मौत हुई, बिल वापस करना पड़ा। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, उसको भी इनको वापस करना पड़ा।
लेकिन इससे उत्तर प्रदेश में नजरूल वाला बिल अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अरे हम लोग तो देश के हित की बात करते हैं, हमने जाति जनगणना की आवाज उठाई, आप लोग जाति जनगणना कराने के चक्कर में नहीं थे। जब जाति जनगणना की बात करते थे, आज जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, उसमें चिराग पासवान जी क्यों नहीं साथ में आकर खड़े हुए, कौन ही उसमें कंधे से कंधा मिलाया। चिराग पासवान जी कहते हैं हम सत्ता के साथ नहीं रहेंगे, हम मंत्री रहेंगे, क्योंकि जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। आप चुप्पी साध गए। आप जब विपक्ष की जीत होती है तब कहते नहीं हमारी तो मांग थी, हम तो मांग रहे थे, हम तो पहले से मांग रहे थे, तब पहले से मांगने लग गए। और हम जब पीडीए का नारा दे रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तब तो नहीं आए, साथ खड़े नहीं हुए। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए इनके जो अलायंस पार्टी है, इनको जब हम कहते हैं कि आप हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा के साथ आइए, तब तो आते नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कामयाब हो जाते हैं उसके बाद आ जाते नहीं, हम तो आपके साथ ही थे, हम तो मांग कर ही रहे थे। अरे जाति जनगणना की मांग पार्लियामेंट के अंदर हुई तो क्या चिराग पासवान जी पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए? क्या उन्होंने बोला जो विपक्ष कह रहा है वो सही कह रहा है? तब तो चिराग पासवान जी नहीं आए, तब तो एनडीए के और एलआई दल नहीं आए, तब तो जेडीयू भी नहीं आया खड़ा हुआ। तब जेडीयू को खड़ा होकर बोलना चाहिए था कि जो समाजवादी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जेडीयू के नेता भी नहीं खड़े हुए, जेडीयू के नेताओं ने भी साथ नहीं दिया, तब तो चुप्पी साध जाते हो। और जब विपक्ष यहाँ पे जीत जाता है, अपनी मांग को मनवा लेता है। डिस्कशन को खत्म करते हैं। अब मेरे पास बस गुरु प्रकाश पासवान के जवाब का वक्त है। गुरु, क्योंकि सारे सवाल भाजपा से थे तो आप ही जवाब दीजिए। नहीं, देखिए मरिया, ऐसा है कि लंबे समय तक इस देश में जो सामाजिक न्याय की बात जिन्होंने की है, मैं उदाहरण के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं बिहार से लाइव हूँ। बिहार में एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, वो कहती है, क्रेडिट भी ले रही है। अब राष्ट्रीय जनता दल का दुर्भाग्य देखिए, लालू जी सर्वे सवार रहेंगे, उनकी पत्नी राबड़ी जी एमएलसी बनेंगी, एक बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक बेटी राज्यसभा जाएगी, दूसरी बेटी लोकसभा जाएगी। तो सामाजिक, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे किसी के पिताजी कौन थे? ठाकुर जी के पिताजी कौन थे? प्रधान जी के पिताजी कौन थे? पीयूष गोयल के पिताजी कौन थे? बिहार की मासूम जनता को अपनी चमक दिखाइए। बिहार के मासूम जनता ने मुख्यमंत्री बनाया लालू जी को, मुख्यमंत्री बनाया राबड़ी जी को, उप मुख्यमंत्री बनाया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। बिहार के जनमानस के साथ जो वोट आपको मिलता है वही वोट मुझे मिलता है। आप जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह के बात कीजिए। जो जिस तरीके से आपने बात किया, मैं बता रहा हूँ 15 कैबिनेट मिनिस्टर परिवारवाद के हैं। 15 आप परिवारवाद के हो, आप खुद परिवारवाद। ये नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं होगा। नहीं, ये आप शांत होइए। गुरु को स्क्रीन पे लाइए। 15 मंत्री 15 कैबिनेट मंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के परिवारवाद से हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में परिवारवाद से है। नहीं होता है, आप बोलिए। नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्कार हैं। लाठी में तेल पिलाते थे, वही लाठी निकल कर आपको बोलने के लिए यही बचा हुआ है। आपको बोलने के लिए गुरु प्रकाश जी सिर्फ यही बचा हुआ है। गलत बात बोलोगे तो तार्किक तरीके से हम लोग उसको निगेट करते हैं, और आप जो है फिर उसको लाठी पिलाओ। लाठी गरीबों का बल है लाठी, और किसान को, मजबूर का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, मैदान में अंतिम व्यक्ति का जो है सिंबल है लाठी। उसकी बात लालू जी ने कही। आप समझते हो नहीं, आपके दिमाग में जो है, आपके दिमाग में वही भरा है जो नागपुर से चल रहा है। लाठी की आपने बात कही, किसानों का प्रतीक, चलिए आगे सुनेंगे। गरीबों का प्रतीक है लाठी, पिछड़ों का प्रतीक है लाठी। आप किस लाठी की बात कर रहे हो? लाठी के संस्कार को आपने नागपुर वाला संस्कार समझ रखा है। पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के संस्कार की बात करो, बहुजनों की बात करो। आप 30 सेकंड है हमारे पास, रुक जाइए 30 सेकंड। लाठियां नहीं चलेंगी। शांत हो जाइए, शांत होइए। यादव जी का जो ठीक है, चक्र का लाठी, सुबोध आपने बोल लिया। 30 सेकंड। नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्कार तो उन्होंने दिखा दिए हैं। आप 30 सेकंड, आप शांत हो जाइए, आप शांत होइए। चलिए गुरु प्रकाश पासवान 30 सेकंड। हाँ गुरु बोलिए जल्दी। सुभाष यादव ने कहा था कि अपहरण सरगना लालू जी के आवास में चलता था। अरे 1 लाख अपहरण हुआ है नीतीश जी के राज में, 1 लाख अपहरण हुआ है। एनसीआरबी का डाटा है, अमित शाह का डाटा है। मरिया, ऐसे नहीं होता है। स्टूडियो में बोलने वाला चिल्लाएगा तो मैं नहीं आऊंगा। 65,000 स्टूडियो में बोलने वाला अगर चिल्लाएगा, मैं 36,000 आरजेडी के साथ 3 लाख चोरी हुआ नीतीश जी के 20 साल के राज में। क्या बात करते हैं? चलिए बात ये है, चलिए गलत बोलोगे गुरु, बात ये है कि ये अभी शायद हमें ग्लिम्स मिल गया है कि जो 6 महीने में होगा बिहार चुनाव से पहले। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरु प्रकाश पासवान, अतुल पाटिल, राजीव रंजन, सुबोध कुमार, यहाँ स्टूडियो में अनुराग भदौरिया और धीरेन्द्र मुन्ना। बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।